नमस्कार. मॅक्स महाराष्ट्रामध्ये तुमचं स्वागत आहे. नोटबंदी. होय. साधारणपणे 5 वर्षापूर्वी याच दिवशी बरोबर 8 वाजता देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सगळ्यांसमोर आले आणि त्यांनी एकच घोषणा केली की नोटा या तुमच्या कागद होणार आहेत आणि त्या दिवशीच ही ऐतिहासिक नोटबंदी लागू झाली आणि त्याचे परिणाम जनमानसामध्ये दिसून आले. अत्यंत लाखो लोक हे एटीएम समोर उभे राहिले आणि कांचा जे व्यवसाय होते ते बंद झाले आणि गोरगरिबांचे प्रचंड हाल झाले. त्या सगळ्याविषयी आज 5 वर्षानंतर बोलण्याचं कारण असं की या नोटबंदीचा कुठेही इव्हेंट हा विद्यमान सरकारने केला नाही, परंतु या नोटबंदीमध्ये अनेक जण हे उद्ध्वस्त झाले. या सगळ्याच्या विषयी चर्चा करण्यासाठी इंडिया अगेन्स्ट डिमॉनिटायझेशन ही संकल्पना घेऊन सोशल मीडियाच्या माध्यमातून चळवळ उभे करणारे विनोद चंद आपल्या सोबत आहेत. विनोद सरांचं मी मॅक्स महाराष्ट्रामध्ये सुरुवातीला स्वागत करतो. नमस्ते विनोद जी, आपका स्वागत है मैक्स महाराष्ट्र में. थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया. सर, हाँ, नोटबंदी के विषय पे 5 साल पूरे हुए और इसी के बारे में चर्चा के लिए आप आमंत्रित है सर. ये जो आज मोदी सरकार ने इसका सेलिब्रेशन क्यों नहीं किया, ये मेरा पहला सवाल है और उसके अनुषंग आप बता सकते हैं कि नोटबंदी का परिणाम कैसे हुआ. सबसे पहले तो सेलिब्रेट क्यों नहीं किया वो तो है कि इसका कोई ना तभी हुआ ना आने वाले 5 साल में देखा कि कोई फायदा हुआ है. और सेलिब्रेशन का भी नहीं है क्योंकि इससे तो पूरे हिंदुस्तान को नुकसान ही हुआ है. ये 5 सालों में तो कोई फायदा हुआ नहीं है. और इसमें जो जब ये डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो राज्यसभा में कांग्रेस को 7 मिनट का टाइम मिला था इस पे बोलने के लिए, और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 7 मिनट के अंदर जो बोला वो आज भी अगर आप उस पर जाके तो उससे ये है कि ये सारा जो नोटबंदी था वो ऑर्गेनाइज लूट और सिस्टमैटिक प्लंडर था. और ये बात आज सच हो गई. इसीलिए क्या है कि सरकार इसको बिल्कुल भी सेलिब्रेट या कोई भी उनका जो पीआर एजेंसी है या उनका जो भक्त है या बीजेपी आईटी सेल है या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इस पे किसी पे भी सेलिब्रेशन नहीं चल रहा है. एलके ने बोला था कि नरेंद्र मोदी इवेंट मैनेजर है, बहुत अच्छे इवेंट मैनेजर है, और कोई मैनेजर अपना सक्सेसफुल इवेंट एनिवर्सरी मनाता है, लेकिन नरेंद्र मोदी ऐसी कोई एनिवर्सरी नहीं मना रहे हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ही गलत काम किया. और ये जो उन्होंने नोटबंदी से जो फायदे होने वो जो उन्होंने वो एक भी फायदा नहीं हुआ. बोला था कि ब्लैक मनी का खत्म हो जाएगा. तो ब्लैक मनी तो कोई खत्म हुआ नहीं. ब्लैक भी उतना ही है सिस्टम में. करप्शन खत्म हो जाएगा, करप्शन हुआ. आज भी अगर आपको आरटीओ में लाइसेंस बनाना है तो आपको एक भी जाना पड़ता है और आपको भी काम कराना है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, आपको पैसा देना है. मैं बोला कि टेररिज्म करेगा तो काम खत्म. आज 370 सेक्शन 370 निकाल कश्मीर के ऊपर हो गए. लेकिन आज भी 8 जो हमारे वो आज में तैनात है. अगर टेररिज्म खत्म तो वहां पे 8 लाख आदमी के लोग रखने की थी. ये ऑल इन ऑल उन्होंने उसके फायदे बताए थे, वो कोई फायदा हिंदुस्तान को मिला नहीं. हाँ सर, दूसरे सवाल की तरफ मैं आता हूँ. हाँ जी. नोटबंदी का दौरान बहुत सारी घोषणा की गई थी, जैसे कि टेररिज्म खत्म होगा, नक्सलिज्म खत्म होगा, डिजिटल इंडिया का सपना साकार होगा. तो 5 साल के बाद ये सपने कहाँ गए? जो सच है सामने है. न नक्सलिज्म खत्म हुआ, न टेररिज्म खत्म हुआ. आज 8 लाख पाकिस्तानी फौज कश्मीर में आज भी है. 370 निकालने के 2 साल के आज भी वहां पे टेररिज्म और जो एनकाउंटर्स टेररिस्ट और आर्मी के बीच में है. मुझे तो लगता नहीं है कि कोई भी जो इन्होंने
फायदा बताया था वो उसमें से कोई भी फायदा, और तक की कंपनी का डिजिटल होने का सवाल है, तो अब आरबीआई की एक लेटेस्ट रिपोर्ट है, उसमें बताया है कि कैश विद पीपल, जो लोगों के पास कैश है, वो एक में 28 करोड़ है, जबकि जिस दिन डीमोनेटाइजेशन का था उस दिन सिर्फ 15.8 करोड़ था। तो 13 लाख करोड़ रुपया के पास में कैश बढ़ गया। तो डिजिटलाइजेशन कहाँ हुआ है, डिजिटल पेमेंट कहाँ सक्सेसफुल है? ये सब बोलने की बातें हैं, टोटल फेलियर है। जैसे कि प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बोला था, ऑर्गेनाइज लूट सिस्टमैटिक प्लंडर है, तो वो बात उनकी निकली है। 5 साल में उसके ऊपर किसी की भी दो राय नहीं है। अगर आप बीजेपी भी उनके लीडर से, बीजेपी वालों को भी अगर आप ऑफ द रिकॉर्ड पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि एक्चुअली में नोटबंदी का कोई फायदा हुआ नहीं है। जो इनका इमीडिएट इनका एम था वो ये था कि हम कैसे भी करके यूपी का इलेक्शन जीत जाए। आज 5 साल हो गए हैं, यूपी में फिर से इलेक्शन आ गया है। लेकिन ये एक मिथ्या फैलाई गई कि नोटबंदी से जो ऑपोजिशन है उसके नोट जो है वो सब हो गए। एक्चुअली ऐसा, क्योंकि नोटबंदी के दौरान एक बार राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी से मिलने गए, और उससे पहले वो बोलते रहे कि एक बहुत बड़ा धमाका करने वाला हूँ, लेकिन वो हुआ नहीं। लेकिन हो गई उस मीटिंग के बाद कि सारी पॉलिटिक्स को, दुनिया भर की, हिंदुस्तान में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है, सबको परमिशन दे दी गई कि आपके पास जितना भी कैश है आप उसको बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। तो कोई पॉलिटिकल पार्टी का कैश का नहीं हुआ, चाहे वो बीएसपी हो, मायावती की बीएसपी हो, या अखिलेश का समाजवादी पार्टी हो, या कांग्रेस, सबने अपने उल्टा, ये जब भी इन्होंने ऐसा अनाउंस किया तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने, उन्होंने लोगों को के पास जितना भी वो हम डिपॉजिट कर देंगे, और बाद में आप हमारे को बिल दे देना, उसका हम आपको चेक में देंगे। तो ये रास्ता रहा जिससे कि बहुत सारा ब्लैक मनी जो लोग, पॉलिटिकल पार्टीज का तो छोड़ दीजिए, ब्लैक मनी भी वाइट हो गया। बराबर है सर। करीबन ये बोला जाता है कि जो अटैक किया था ब्लैक मनी के ऊपर मोदी सरकार ने, लेकिन जब आरबीआई के माहिती के अधिकार के अंतर्गत इंफॉर्मेशन मांगी गई तो 1 से 7 बिलियन रुपीज है वो वापस आए ही नहीं। ये पैसा कहाँ गया होगा, और इससे ब्लैक मनी जो इरेडिकेशन का एम्बिशन था वो फुलफिल हुआ क्या? नहीं, आर रिपोर्ट है, उसमें ये बहुत क्लियर है कि 99.3% पैसा जो 500 और 100 थे वो वापस आ गए। तो 0.7 रुपए जो नोट वापस है, उसमें हर एक एनआरआई के पास में 15 से 25 हजार रुपया होता है, जो कि वो जब इंडिया आते हैं तो वो इमीडिएटली वो एक्सचेंज जाने नहीं जाते हैं, टैक्सी पकड़ना है, लोकल फ्लाइट्स में यूज करते हैं। तो एनआरआई हिंदुस्तान नहीं आ सके 15-20 हजार 25 हजार रुपए चेंज करने के लिए, तो वो वहां पे रुक गया। दूसरा, इन्होंने जो नेपाल है, भूटान है, जहाँ इंडियन यूज होती है, दोनों कंट्री का जो बैंक के पास में जो पैसा था वो लेने से इनकार कर दिया। दूसरी बात ये हुई कि पहले जो इन्होंने डेडलाइन दिया था वो इन्होंने किया था 30 मार्च, पर जब इन्होंने देखा कि 30 दिसंबर तक ही 99% पैसा आ गया है, तो इन्होंने वो डेडलाइन शॉर्ट करके 30 दिसंबर पर 2000 नोटबंदी का जो प्रोग्राम था किया। ये नोटबंदी ही नहीं, ये नोटबंदी नहीं थी, ये एक खाली नोट एक्सचेंज का प्रोग्राम, जिसमें आपको पुराने नोट देने थे और नए नोट। इसमें कोई भी बंदी तब होती है कि एक पर्टिकुलर जो नोट है उसको आप हमेशा के लिए बंद कर। जैसे कि मोरारजी देसाई, उसने 10,000 नोट होता था हिंदुस्तान में, और 5,000 का एक नोट होता था, वो उसने हमेशा के लिए।
तो यहाँ पे तो उल्टा हो गया, यहाँ पे तो 5 के नोट भर के दिए और 2000 का नोट इशू तो 2000 के नोट और 5000 का नोट बंद करने के पीछे ने क्या दिया कि बड़े नोट हैं, इनसे ब्लैक मनी होता है। तो जब आपने 500,000 के नोट बंद 2000 का नोट निकाल दिया, तो ब्लैक मनी तो उल्टा रखना आसान हो गया। बराबर है। सर, एक भ्रम फैला था इस दौरान कि ये सब अमीर लोगों का जो ब्लैक मनी है उसको दबाने के लिए ये सरकार ने प्रयास किया है, लेकिन असल में अभी 5 साल के बाद दिख रहे तो अदानी अंबानी पैसे कमा रहे हैं, उनका स्पीड पहले से ज्यादा बढ़ गया है। तो यो गरीब जो ये मध्यम वर्गीय जो खुशी मनाता था कि ये जो हल्ला है वो अमीरों पे है, उनके ब्लैक मनी पे है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? आपने कोई भी अमीर आदमी को देखा क्या लाइन में? कोई भी अमीर आदमी लाइन में नहीं था, क्योंकि ब्लैक मनी जो है वो कैश में कोई भी नहीं रखता है। पॉलिटिशियंस थोड़े बहुत रखते हैं, लेकिन ब्लैक मनी कैश में कोई नहीं रखता है। ब्लैक मनी जो है वो ज्वेलरी में है, वो रियल एस्टेट में है, वो और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में है, कंपनी के शेयर्स में है। कैश में ब्लैक मनी, पहली बात तो ये समझना चाहिए कि ब्लैक वो इनकम के ऊपर आपने टैक्स नहीं। अगर मैं कोई बिल्डर को एक मकान टाइम 40 कैश देता हूँ जो बैंक से विड्रॉ करके दे रहा हूँ, मेरे बैंक में पड़ा है, लेकिन वो मेरे मनी है। जब बैंक बिल्डर को देता हूँ तो उसको डिक्लेयर नहीं करता है, तो बिल्डर के पास में वो ब्लैक है। वो बिल्डर उसको बिल्डर कोई घर पे नहीं रखता है, वो उसको जो अप्रूवल्स हैं, जहां जहां उसको ग्रीस करना है, उसको सिस्टम में पैसा देना है, वहां पे वो बिल्डर कैश यूज करता है। एक्चुअली पैसा कहाँ जाता है? इवेंचुअली तो वो पैसा जो है वो पॉलिटिशियंस के पास है, ब्यूरोक्रेट्स के पास है, रियल एस्टेट में है, वो स्टॉक मार्केट में है। ये पब्लिक के पास में ब्लैक मनी नहीं है। पब्लिक के पास में जो आदमी के पास 10,000 रुपए उसके पास पैन नंबर भी नहीं है, उसने जिंदगी में कभी इनकम टैक्स इसलिए नहीं भरा है क्योंकि वो इनकम टैक्स के लिए एलिजिबल ही नहीं है। उसकी जो इनकम है वो 2.5 लाख से कम है, तो उसके बाद 10,000 रुपए कैश है, तो वो कैसे हो गया? हाँ जी, सॉरी। हाँ सर, और मेरा अगला सवाल ये है कि इकोनॉमिकल प्रोग्रेस के बारे में बताते थे लोग कि इससे रैपिड ग्रोथ आएगी, लेकिन असल में ऐसा हुआ नहीं। नोटबंदी के बाद कई सारे उद्योग धंधे बंद हो गए और उसके बाद कोविड का भी संकट आया, उसमें ज्यादा चरमरा गए सब इसको लेकर। तो ये अंतिमता जो इकोनॉमी जिस तरफ से जा रही है, तो इसका किसका परिपाक है? इसको डिमोनेटाइजेशन को हम ब्लेम करें, या कोविड के बाद जो नेशन वाइड लॉकडाउन किया और उससे ब्लेम करेंगे, या सरकारी नीतियां जो खराब थी उसके कारण सब? नहीं, ये एक्चुअली ये इसमें कोई भी इनकी नीति खराब नहीं है। ये पूरी साजी सोची समझी नीति है। इस नोटबंदी के कारण इकोनॉमी टर्मोइल हो गई, या आगे जाके जो कोरोना लॉकडाउन हुआ और उसके कारण जो उद्योगों को भारी नुकसान सहना पड़ा, या सरकारी जो नीतियां है उसमें गलती थी? आप किसको दोषी ठहराएंगे? नहीं, एक्चुअली देखिए, इसमें नीति में कोई गलती नहीं थी। नीति को या हमारे को सबको ऐसा ये नीति में, लेकिन ये सोची समझी रणनीति है कि रणनीति ये है कि लोगों को गरीब किया जाए और कुछ लोगों को 100-200 परिवारों को अमीर, और ताकि जब टाइम आए तो दो तरह से जनता को कंट्रोल किया जा सके। एक तो शिक्षित रख के कंट्रोल किया जा सकता है, दूसरा रख के कंट्रोल। तो इनकी ये क्लियर कट नीति है, ये लोगों को गरीब, और वो नीति पे ये बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो रिसेंट रिपोर्ट थी कि अडानी का जो वैल्यूएशन है वो 1,000 करोड़ रुपए पिछले साल में बढ़ा है, जबकि पब्लिक बहुत ही महंगाई से मर रही है। तो
इनका जो अप्रोच है हम क्लियर है और ये चाहते हैं कि जो जनता है वो गरीब हो। जब इलेक्शन का टाइम आए उनको 2,000 5,000 रुपए में उनका वोट खरीदा जा सके और वो ऑप्शन पे निर्भर जाए ताकि लगे कि जो सरकार है वो हमारे लिए काम कर रही है। तो अगर आप दूसरे तरीके से देखेंगे तो हाँ ये नीति एकदम गलत है, लेकिन इनकी जो नीति है वो हिसाब से देखेंगे तो इन्होंने सही काम किया। बराबर सर, शुरू के काल में देखा जाए तो नोटबंदी 2016 में हुई और कई सारे लोग जो इसको सपोर्ट करते थे, आज उनकी अवस्था क्या हुई हम खुले आंखों से देख रहे हैं। आगे जाके गवर्नमेंट ऐसी ही नीतियां ला सकती है, जैसे कि अभी 2024 का इलेक्शन हो रहा है। आपने तो इंडिया अगेंस्ट डिमोनेटाइजेशन नाम का एक मूवमेंट शुरू किया था, तो जनता को क्या करना चाहिए ऐसे संकट झेलने के लिए, आप क्या कहेंगे? देखिए सरकार इतनी पावरफुल है और डोमिनेंट और वो कोई भी कानून ला रही है। अभी आपने देखा कि 3 फार्म क्या है जिसके कारण आज महीनों ऑलमोस्ट 1 साल से एक आंदोलन चल रहा है दिल्ली के बाहर वो धरने हैं। सरकार टस से मस होने को तैयार नहीं है। तो लोगों को क्या करना चाहिए, ये तो अभी यूपी में लोगों को बताना कि ये जो इनकी जो जोर जबरदस्ती है वो नहीं चलेगी। क्यों, हमारा तो देश है वो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में तो के जरिए ही चेंज होता है। और यूपी में इलेक्शन हारेंगे जैसे अभी कुछ बाई इलेक्शन हारे हैं, बाई इलेक्शन हारते ही पेट्रोल जो है वो 5 रुपए सस्ता हो गया, 10 रुपए सस्ता हो गया। बीजेपी रूल स्टेट्स में तो और भी ज्यादा सस्ता हो गया। तो जब ये यूपी हारेंगे अपने आप ही लोग मिलेगा। अभी इनका ये जो प्रोग्राम जो चल रहा है मैसिव ट्रांसफर ऑफ वेल्थ हो रहा है। आज के सिचुएशन में ऐसा है कि ये विन लूज हो गया। इकोनॉमी तभी ग्रो होगी जब विन होगा कि जो हर एक आदमी इकोनॉमी में ग्रो करेगा। अभी ऐसे कि कुछ लोग 100 परिवार के करीब हैं विन हो रहे हैं और बाकी का सारा हिंदुस्तान पिस रहा है। महंगाई में पिस रहा है, वो एक चीज में पिस रहा है। तो यूपी में जब ये इलेक्शन हारेंगे तब इन्हें आएगी, तब तक हम करना पड़ेगा। ऑल्टरनेटिव नहीं क्योंकि हमारी रेवोल्यूशन तो नहीं होगा। हमारे यहाँ रेवोल्यूशन होने के चांसेस बहुत कम है। भाई भगत सिंह गुरु और जैसे लोग अभी नहीं होती लोगों में फिट नहीं है कि हम विजय। बराबर है सर। सच आपने ये कहा। मैं और एक मेरा सवाल इसमें था कि नोटबंदी के दौरान बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टियों को नुकसान हुआ था, जैसे कि उस समय आपने बोला था कि उत्तर प्रदेश का चुनाव था और बीएसपी जैसी पार्टी सफर हुई। तो एक प्रयास है कि अभी बहुत सारे पार्टियों का पास पैसा खत्म कर दिया, तो इससे अपोजिशन को वीक करना ये भी रणनीति हो सकती है। नहीं, क्या है कि ऑपोजिशन तो पहले ही बहुत वीक है। ऑपोजिशन अगर आप एडीओ देखेंगे एसोसिएटेड रिफॉर्म का रिपोर्ट देखेंगे जो रिपोर्ट देखेंगे जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड रोल दिया हुआ है 85% इलेक्टोरल बॉन्ड तो सारे बीजेपी को गए हैं। पैसा तो ऑफिशियली पैसा तो ऑपोजिशन के पास है ही। उनको वो तो ऑलरेडी रीडिंग है। अभी उसमें तकलीफ ये हुई है कि पूरा हिंदुस्तान की ब्लीडिंग है। हर एक कर रहा तो उसका खामियाजा उसका नुकसान किसी को तो होगा। आज 115 रुपए पेट्रोल का 100 रुपए के ऊपर डीजल है। तो ये तो चलाने के लिए रोजमर्रा चलाने के लिए एसेंशियल है और कैस्केडिंग इफेक्ट है। मोदी जी जब
गुजरात की करते तो जब भी पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते थे तो ये बोलते थे 6 करोड़ गुजरात की हो रही है, इसका कैस्केडिंग इफेक्ट होगा। अब ये कैस्केडिंग इफेक्ट कहाँ गया? तो पार्टीज तो ऑलरेडी वीक है, इसका कोई राय नहीं है। लेकिन इसका जो सोल्यूशन आएगा वो पॉलिटिकल पार्टी से नहीं आएगा, उनके पास से ही आएगा। जब जनता इनको दौड़ा के मारेगी कि पंजाब में हरियाणा में ऑलरेडी हो रहा है जो बीजेपी है वो घर से निकल पा रहे। तो जब इनको जनता दौड़ा के मारेगी तभी इसका सोल्यूशन आएगा। और जब बीजेपी के जो मेंबर्स हैं उनको रियलाइज कि अभी मोदी वर्क नहीं कर रहा है, मोदी जो है वो खत्म हो गया है और हमारे को जीतना हो गया है। ऑर्गेनाइज्ड लूट। और उस दौरान फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो सेक्रेटरी रहे हर दिन एक नया आदेश देते थे कि आज तुम्हारे बोर्ड पे सस्ताई लगाई जाएगी, कल तुमको 2000 मिलेंगे, कल तुमको 4000 मिलेंगे। आरबीआई के गवर्नर बनाए गए और अभी देखा गया कि उनको एक्सटेंशन भी मिला। ऐसे लोग चुन के जो लाए गए और उनके पास से ये ऑर्गेनाइज लूट करवाई गई, तो यह कब रुकेगा? नहीं, ये कोई रुकने वाला नहीं है। देखिए ये जो लोग अलग अलग पदों पे बैठे हुए हैं, जैसे आरबीआई के गवर्नर हैं या दूसरे जितने भी लोग हैं, ये सारे हट्टू हैं, ये इनकी कोई चलती नहीं है। ये एक ही आदमी है जो देश चला रहा है। वो मन के हिसाब से मन की बात का मन के हिसाब से वो चलाता है। ये कोई इनका कैबिनेट मिनिस्टर आप ले लो, कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर कोई पावर नहीं है, कोई भी के पास कोई पावर नहीं है। जो वोट के वही कहता है। इसीलिए हिंदुस्तान के एक इलेक्टेड बोला गया, मतलब ये इलेक्टेडशिप है ये देश। तो ये सारे जो क्लास है या ये सब नाम के लिए है, इनका कोई वजूद नहीं है। इनको आका वही हिसाब से ये काम करेंगे। तो मतलब आरबीआई वो नाम के लिए आरबीआई गवर्नर है। आरबीआई गवर्नर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इलेक्शन का डायरेक्टर, सीबीआई का रॉ का डायरेक्टर, डिफेंस का चीफ एक ही आदमी है। वही आदमी है जो मन की बात करता है और जो उसके मन में आता है। कांग्रेस को 6 मिनट का टाइम दिया था राज्यसभा में और मनमोहन सिंह ने कुछ बोली थी। 8 सालों के बाद आप भी इस विषय में बहुत सारा काम किया है। जनता के लिए क्या संदेश देंगे आप आखिर में? नहीं, जनता के लिए यही है कि आपको हमेशा तैयार रहना, क्योंकि वो एक पुरानी थी जिसकी एक राजा ने एक बंदर को के हाथ में उसरा दे दिया और उसको बोला कि मुझे मैं सो रहा हूं, प्रोटेक्ट करना। तो वो बंदर ने उसरा है। और लोगों को हमेशा तैयार रहना चाहिए कि हिंदुस्तान में अभी कुछ है, कल को उठ के ये भी बोल सकते हैं। और इनका ऑपोजिशन नहीं है, मीडिया पूरा खरीदा हुआ है, गोदी मीडिया बन गया है। तो इनका एक ही इलाज है, हमारे को वेट करना 2024 तक, और उसके बाद में जो सरकार का परिवर्तन है वो करना। यही संदेश है। बराबर सर, थँक्स अ लॉट फॉर कमिंग अँड शेअरिंग युअर थॉट्स विथ मॅक्स महाराष्ट्र. देश हा संकटाच्या काळातून जातोय, त्यावेळेस लोकशाहीची आठवण येते आपल्याला. आणि खऱ्या अर्थाने जेव्हा नोटबंदी सारखे आत्मघाती निर्णय घेतले जातात, तेव्हा खऱ्या अर्थाने सर्वसामान्य जनता त्याला बळी पडते. त्यानंतरच्या काळात देशव्यापी टाळेबंदी असेल किंवा अलीकडच्या काळात वाढलेली महागाई, अंतिमतः सर्वसामान्य जनतेला याच जी काही त्रास होतो तो त्यांना होतो आणि त्यांचेच हाल होतात. त्या सगळ्या चर्चेतून एक मात्र स्पष्ट आहे की जनता जनार्दन ही सर्वात शक्तिशाली असणार आहे आणि आगामी काळात देखील त्या मतातून परिवर्तन घडवले तरच त्या सरकारला
आपण पदच्युत करू शकू आणि नव्याने हे परिवर्तन घडवू शकू. त्यासाठी जनतेची जागृती महत्वाची आहे. विनोद सर, तुम्ही आलात आणि त्या सगळ्या गोष्टी शेअर केल्या त्याबद्दल मॅक्स महाराष्ट्राच्या वतीने तुमचं पुन्हा एकदा मी आभार व्यक्त करतो. तुर्तास इथे थांबतो. मॅक्स महाराष्ट्र ही एक अशी चळवळ आहे की त्या चळवळीच्या माध्यमातून आम्ही जनतेचे प्रश्न मांडत असतो, कुठलीही भीडभाड न ठेवता. आमची वेबसाईट आहे www.maxmaharashtra.com. आमचे फेसबुक पेज ज्याच्यावर लाईव्ह सुरू आहे, तिथे देखील आपण कमेंट करू शकता, आपल्या सूचना सांगू शकता आणि युट्यूब चॅनल आहे ते सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला निश्चितपणे विसरू नका. मी इथे थांबतो. धन्यवाद.